नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा व्रत से संबंधित। तो आज हम इस वीडियो में व्रत से संबंधित बात करेंगे। और पिछली वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में जो आज का टॉपिक है वो है व्रत। तो व्रत क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो देखिए, व्रत जिसको हम सर्किल कहते हैं, तो ये जो व्रत होता है इसकी डेफिनेशन कि समतल पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी अन्य बिंदुओं से जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो उन बिंदुओं को मिलाकर के जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अब व्रत से हम क्षेत्र मिति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो व्रत का क्षेत्रफल तो व्रत का क्षेत्रफल होता है मेरे भाइयों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होती है, ये पाई बोलते हैं हम इसको, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.1416 है। और इसका जो मान था वो मान दिया था भैया आर्यभट्ट ने। किसने दिया था, एक गणितज्ञ था आर्यभट्ट, जिसने पाई की वैल्यू आपको हल करके समझाई थी। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक आप 22/7 लें और अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू आपको त्रिज्या की दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप पाई की वैल्यू का उपयोग करें। वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं होता, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें। तो व्रत का क्षेत्रफल, ये व्रत है, इसमें यहाँ पर एक केंद्र हो गया और ये केंद्र से लेकर के परिधि तक की क्या हो गई भैया, दूरी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो चारों ओर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है इसका परिधि या परिमाप। तो पहला सूत्र आपका क्या हो गया, व्रत का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद व्रत का परिमाप या परिधि, व्रत का परिमाप या परिधि क्या होती है, तो व्रत का परिमाप या परिधि होती है 2πr। एक छोटा सा लॉजिक है, इसको याद रख सकते हैं। व्रत का परिमाप या परिधि यानी व्रत की परिधि, चल मेरे भैया चल मेरे यार, और व्रत की परिधि 2πr। चल मेरे भैया चल मेरे यार, व्रत की परिधि 2πr। यहाँ से आपको r की वैल्यू दी जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 है। ये बात आपको क्लियर है। तो व्रत का परिमाप हो गया, व्रत का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं व्रत के और संबंधित भागों की। तो ये जो कंडीशन में आप ये व्रत देख रहे हैं, अब व्रत में देखिए इस केंद्र बिंदु से और यहाँ से हमने क्या डाली, ये जो त्रिज्या है इस व्रत की, तो त्रिज्याओं के द्वारा, किनके द्वारा, त्रिज्याओं के द्वारा व्रत में बना हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये भाग क्या कहलाया आपका, त्रिज्यखंड। और इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा जी, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड और ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड। तो इन लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें, ये दीर्घ है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखिए, ये इस लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, ये होती है जी चाप की लंबाई। क्या होती है, एक चाप है तो ये चाप की लंबाई होती है। और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो थीटा होता है। तो सबसे पहले बात करें चाप की लंबाई की। चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। पाई आर थीटा बटे 180। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वो आपसे इस तरीके से दे देता है 2πr थीटा बटे 360। कई बार क्या ऑप्शन में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन सूत्र पूछ लेता है कि भाई चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया। तो देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा कितनी बार, 180 बार। तो वही पाई आर थीटा बटे 180 हो गया। तो पाई आर थीटा बटे 180। यहाँ पर आपको पता है आर क्या होती है, तो आर क्या हो गई जी, इस व्रत में
त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई त्रिज्या, ये थीटा क्या हो गया कोण, और ये चाप की लंबाई आपसे पूछता है, या कभी चाप की लंबाई दे देगा आपसे और क्या पूछ लेगा, त्रिज्या पूछ लेगा या कोई कोण पूछ लेगा। ठीक है भाई, तो ये चाप की लंबाई का सूत्र हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि लघु त्रिज्यखंड की। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये किसका मान है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये आपको क्लियर है। यहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू पता है, सारे वैल्यू यहाँ पर रख करके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप स्वयं निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, किसका बचा, दीर्घ त्रिज्यखंड का, किसका बचा, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया कि पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 घटा दो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। अब आप कहेंगे जी इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360। चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कि जीवाओं के द्वारा, देखो ये एक वृत्त की कंडीशन है, इस वृत्त में, इस वाले वृत्त में हम बात करने वाले हैं वृत्तखंडों की। तो ये एक वृत्त है और इस वृत्त में ये क्या है, केंद्र, और इस केंद्र वाले इस वृत्त के अंतर्गत हमने एक जीवा खींची, दो बिंदु हैं ए और बी, और यहाँ पर ये क्या है, केंद्र है। तो इस जीवा के द्वारा इस वृत्त में दो खंड बन गए मेरे भाइयों, एक खंड तो ये बन गया जिसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला हो गया तो ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफलों की बात करेंगे, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ, तो यहां से देखिए वही त्रिज्या हो जाएगी ये, और ये त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर ही थीटा हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से देखिए, चाहो तो आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, मैं यहाँ पर बात करता हूँ लघु वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कंडीशन कई बार क्या होती है कि हमको काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं, उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आप डायरेक्ट ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखें, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो ये क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड की, किसकी बात करते हैं जी, दीर्घ वृत्तखंड की। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा दो, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये सारे के सारे सूत्र आपके क्लियर हुए होंगे। आगे हम बात करते हैं वृत्त से संबंधित
और जो सूत्र है उनके बारे में। ठीक है भाई। तो देखिए वृत्त के जो अन्य भाग हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त, और इस वृत्त के जैसे ओ केंद्र का कोई एक वृत्त है और इसी ओ केंद्र के वृत्त के चारों ओर एक दूसरा वृत्त और बना हुआ है, तो इस प्रकार के बने हुए वृत्तों को कहते हैं हम संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं जी? संकेंद्रीय वृत्त। तो आजकल इस संकेंद्रीय वृत्त पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त है ये। तो संकेंद्रीय वृत्त में आपसे क्या पूछता है? इस वलयका का क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है जी? इस वलयका का क्षेत्रफल। अब वलयका कौन सी है जी? तो इसको बोलते हैं हम वलयका, या पथ भी कह सकता है वो आपसे। तो इस पथ का क्षेत्रफल या वलयका का क्षेत्रफल पूछता है। तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल या वलयका का क्षेत्रफल, वलयका का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप ध्यान दो, यहाँ पर हम इस वृत्त की त्रिज्या क्या मान सकते हैं? R1। तो दूसरे वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी जी? R2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे इस वलयका का, वो क्या होगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष इसी का ही तो बचेगा। तो क्या आ जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। आप यहाँ से इसको कॉमन लेके इस तरीके से भी निकाल सकते R2 माइनस R1 का स्क्वायर। यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको कि पाई इंटू त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर, त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर। अगर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट दे दिया जाए कि त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, तो वलयका का क्षेत्रफल या संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा बनाए गए पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप इसको भलीभांति समझ रहे हैं कि ये क्या भाई? त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर है। तो आप इस चीज को भी समझें। आगे देखिए, इसको आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। कई बार क्या कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो इसको आप R1 प्लस R2 और R2 प्लस R1 और क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का सूत्र ही पूछ लिया जाता है प्रश्न में, तो आपको ये सूत्र इस तरीके से भी इसको खोल सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस वी का क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस वी का, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का क्या हो गया है सूत्र? तो क्या हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर। अब वलयका के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका? तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई? पहले दूसरे वाले का परिमाप कितना? दूसरे वाले वृत्त का परिमाप हो गया 2 पाई R2 और उसमें से क्या घटा देंगे? पहले वाले वृत्त का परिमाप, तो 2 पाई R1। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2 पाई कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? यह त्रिज्याओं का अंतर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया वलयका यानी संकेंद्रीय वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल थे उनके बारे में बात। अब देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस चीज को समझें। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की आकृति में यहाँ पर बना रहा हूँ। इस समबाहु त्रिभुज में आपको कोई कंडीशन में आपको एक त्रिभुज दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इस समबाहु त्रिभुज ABC में ये क्या है? एक वृत्त है और इसमें हमने इसका क्या ले लिया जी? केंद्र। तो इसकी क्या ज्ञात करनी जी? आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। जैसे ये परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या ज्ञात होगी तभी तो क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस समबाहु त्रिभुज में बने अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जी? जो समबाहु त्रिभुज है ना उसकी भुजा बटे 2√3, 2 भुजा बटे 2√3। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जब
अंतःवृत्त की त्रिज्या ही नहीं पता होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उस पर बात करते हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अब आपको पता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब आप 2 पाई आर यहाँ पर रखोगे 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू क्या है जी, अब आर की वैल्यू आपके पास है भुजा बटे 2√3। तो भुजा बटे 2√3। अब किससे कोण कट गया, किससे कोण कट गया जी, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया पाई इंटू भुजा बटे √3, या भुजा बटे √3 इंटू पाई कह सकते हैं। और पाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे 22/7 वगैरह रखेंगे। और यार यहाँ पर हमने क्या किया कि अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से देखिए एक बार 2 पाई आर नहीं, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आर की वैल्यू क्या है जी भुजा बटे 2√3, 2√3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा पाई इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा ये मान लेता हूं मैं या भुजा ही रहने देता हूं, चलो ठीक है भुजा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा मेरे भाइयों। तो क्या गया क्षेत्रफल कि भुजा का स्क्वायर बटे 12 इंटू पाई। तो ये क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज में बने हुए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब आप कहेंगे जी परिवृत्त का क्षेत्रफल, या आपके दिमाग में होगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ये कैसे है। तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इस तरीके से ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला बता रखा है, √3/2 इंटू भुजा। तो इस तरीके से ऊंचाई ज्ञात कर ली थी। ऊंचाई ज्ञात करके जो इसका आनुपातिक संख्या माध्यिका की वो 2 और 1 के अनुपात में बटे होते, तो वहां से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो वापस से आप ज्योमेट्री में जा रहे हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, तो आपको वहां से क्लियर होगी। अब हम बात करें कि अंतःवृत्त तो हो गया, परिवृत्त वही टॉपिक चल रहा है आपका कि समबाहु त्रिभुज में बने परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज क्या हो गया जी, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें परिवृत्त, इसमें परिवृत्त, तो देखिए परिवृत्त की बात करें तो परिवृत्त क्या होगा, इसके चारों ओर इस तरीके से बना हुआ एक वृत्त क्या हो जाएगा, एक सर्किल क्या हो जाएगा जी, परिवृत्त हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इस परिवृत्त की जो त्रिज्या है, इस परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो इस केंद्र से और इस बिंदु तक की होगी। जैसे ABC कोई क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है VO है। अब VO त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी पहले इसकी हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो परिवृत्त की परित्रिज्या भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हैं परित्रिज्या। तो परित्रिज्या क्या होगी भुजा बटे √3, भुजा बटे √3 क्या हो जाएगी, ये इस समबाहु त्रिभुज में बनने वाले परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब इसका क्या निकाल लेते हैं जी, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा भुजा बटे √3 और इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया पाई इंटू भुजा स्क्वायर बटे 3। तो क्या आ गया ये क्षेत्रफल हो गया, किसका हो गया भैया परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कंप्लीटली याद होना चाहिए आप लोगों को। अब ये जो वीडियो आपको मैंने अपलोड करवाई है, तो इस वीडियो में आप लोग अपने सूत्रों को क्लियर करें, और इसके बाद हम बात करेंगे इस सूत्र पर आधारित, इन सूत्रों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किससे संबंधित, वृत्त से संबंधित। एवं अब वैसे वृत्तों के जो चतुर्भुजों में त्रिभुजों में आए थे वो क्वेश्चन भी हैं, और जो आगे और इसमें से जो वृत्त से संबंधित है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।